हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम फिर से एक शानदार वीडियो लेकर सामने उपस्थित हैं। स्टूडेंट्स, मेहनत कीजिए, ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड कंटिन्यू। मैंने आपको बताया हुआ है या तो 5 साल या फिर पूरी उम्र, लेकिन इस 5 साल का आप फायदा एंजॉय एक रॉयल लाइफ जी सकते हैं। बाद के उसमें मेहनत करेंगे उतना रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आज आया हूँ, जो कि 101% आएगा ही आएगा, और वो भी एक में नहीं, 2 में नहीं, कितने में? 5 नंबर में। बिल्कुल 5 नंबर्स आप इससे प्राप्त कर सकेंगे। ठीक, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप खुद देख सकते हो कितनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? ओम का नियम लिखिए। जो आपने पहले भी किया, ओम का नियम, एक वैज्ञानिक है, ओम का नियम लिखिए, है ना? तो पहले ओम का तथा अपवाह वेग के आधार पर इसको सिद्ध कीजिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे? ओम का नियम। आपको पता है, जब हम कोई नियम या कोई सिद्धांत लिखते हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं कि जिसने जो कहा था उसे ज्यों करते हुए, उसमें कोई संशोधित नहीं, उसे ज्यों करते हुए लिखते हैं। तो लिखते हैं इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, यदि, बहुत ध्यान से स्टूडेंट, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्था जैसे ताप, उसका ताप ना बदले, लंबाई, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, आदि ना बदले, तो उसके सॉरी, तो उसके सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर, या ऐसे लिखिए, ना बदले तो उसके, उसमें बहने वाली धारा, ये ज्यादा उचित होगी, ना बदले तो उसमें बहने वाली धारा हमेशा, तो उसमें बहने वाली वैद्युत धारा, वैसे उसमें भी लिखते, लेकिन ये सेंटेंस ज्यादा उचित होगा, उसमें बहने वाली वैद्युत धारा चालक के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है, तर के समानुपाती होती है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये है स्टूडेंट्स ओम का नियम। ठीक है, अब इसे शब्दों में रिप्रेजेंट के रूप में लिखते हैं, अर्थात यदि किसी चालक के सिरों के बीच
के बीच विभवांतर v स्थापित करने पर उसमें वैद्युत धारा I प्रवाहित हो तब ओम के नियमानुसार ठीक है फ्रेंड, तब ओम के नियमानुसार क्या होगा, V समानुपाती I। ठीक है, समानुपाती का मतलब V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता है ये तो संबंध बताता है, ये संबंध ये बताता है कि, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो केवल संबंध बताता है कि भाई V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। ये नहीं बताता कि कितना आएगा, 2 एम्पीयर मात्रात्मक परिमाण नहीं बताता, ये तो क्या बताता है, केवल संबंध बताता है कि भाई ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो इसे फार्मूला लगाने के लिए हम ये कांस्टेंट लगाते हैं। देखिए क्या होगा, V = R I, ठीक है, या V/I बराबर R, और ये R क्या है, नियत। ये है ओम का नियम। ठीक है, जहां R क्या कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो ये है, देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज और भी लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, उनके लिए जो विभवांतर था I, उनके लिए विभवांतर यानी V तथा वैद्युत धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे देखिए, ये एक्स एक्सिस है। फिर बहुत में से हर चीज की जानकारी लीजिए, फंड याद कीजिए। जब 2 फिजिकल राशियों पर हम ग्राफ खींचते हैं तो उसे हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो हमारे कमांड पर होता है, जो हमारे कंट्रोल में होती है। तो हम यहाँ V लेंगे क्योंकि ये हमें पता है, और यहाँ लेंगे हमेशा I क्योंकि हमें V पता है। हम जितना चाहे लगाना, चाहे 100, 200, 300, 400, ठीक है ना। तो इनके बीच में यदि मैं ग्राफ खींचूं स्टूडेंट्स, तो ऐसे एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे एक सरल रेखा प्राप्त होता है। ये अब हम इसका क्या करेंगे, हम इसे अपवाह वेग के आधार पर हम इसे क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा चित्र बना लीजिए। इसमें चित्र देखिए, ये है, ये एक चालक है, ये देखिए। जब हम देखिए इसमें एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ते हैं, V वोल्ट की हमने बैटरी जोड़ ली इसमें, तो इस सिरों के बीच क्या होगा स्टूडेंट्स, V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। ये लीजिए, ये इसमें क्या है, धनायन होते हैं। ठीक, इसमें मैं स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को दिखा रहा हूं, कैसे चलेगा वो। देखिए, ये चला इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 और ऐसे। ठीक, ये इस चालक की लंबाई कितनी है, L मान लीजिए,
अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक, तो ये इसके इसमें हो गया। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते देखिए। माना लिखते स्टूडेंट्स, माना जब हम डेरिवेशन करते हैं या किसी चीज का प्रूफ करते हैं तो स्टूडेंट से वही फंडे होते हैं, पहले चित्र बनाते हैं, फिर उसका वर्णन करते हैं, फिर फिजिक्स के नियम लगाते हैं और फिर गणित द्वारा से सोल्व कर देते हैं। तो करिए, माना इसका वर्णन करते हैं। माना किसी चालक की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। ठीक है, ये तथा उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा उसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n। ठीक है, ये हमने इसके वर्णन है। अब हम ये लिखते हैं, जब इस चालक के सिरों के बीच एक V वोल्ट का विभवांतर स्थापित करते हैं, जब इस चालक के सिरों के बीच एक V वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, V वोल्ट का विभवांतर स्थापित करते हैं, V वोल्ट का विभवांतर स्थापित करते हैं, तब ठीक है, तब चालक को लंबाई के अनुदिश एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। तब चालक के अंदर लंबाई के अनुदिश एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र E का क्या उत्पन्न प्रभाव पड़ेगा, वही अगला सेंटेंस पड़ेगा। देखिए, जब यहां पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो ये जो आवेश है, आपको पता है जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है तो उस पर कितना वैद्युत बल लगता है, F बराबर QE। F बराबर QE। तो हम ये लिखते हैं, जिसके कारण फ्लो नहीं टूटना चाहिए, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल लिखते हैं, एक वैद्युत बल F इक्वल टू QE। ये फॉर्मूला होता है, अर्थात क्या लिख लो, Q की जगह क्या लिख देंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर माइनस E। एक वैद्युत बल F बराबर QE। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसे बाद में लिखेंगे। वैद्युत बल कार्य करने लगता है, ठीक है, जब वैद्युत बल कार्य करने लगता है, इस वैद्युत बल के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग Vd प्राप्त कर लेते ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके कारण जब Vd प्राप्त करेंगे, जिसके कारण ठीक है स्टूडेंट, जिसके कारण इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होने थे, जिसके कारण वैद्युत धारा I प्रवाहित होने लगती है। मुझे मेरी थ्योरी ही चाहिए, तभी मैं आपको कह सकता हूं कि आप 99 या 100% क्वेश्चन ऑब्टेन कर सकते। देखिए फ्लो, ठीक है, और आपको पता है सूत्रानुसार I बराबर क्या होगा, I इक्वल टू होगा NeAVT। ये होगी इक्वेशन नंबर ए। देखा स्टूडेंट्स, अब मुझे देखिए, हमें तो ओम का नियम सिद्ध करना है। ओम के नियम का हमें ये सिद्ध करना V इक्वल टू I, ठीक है। इधर जो भी कुछ आएगा वो क्या हो जाएगा, उसे हम क्या सिद्ध कर देंगे, नियत सिद्ध कर देंगे। यानी कि इस सूत्र में V होना चाहिए और I होना चाहिए, और उन्हें हम क्या करेंगे, V ऊपर आना चाहिए, I नीचे आना चाहिए, बाकी राशि इधर, अब इधर वाली राशि को नियत सिद्ध कर देंगे। तो ये सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो I तो इसमें है, इसमें V नहीं है, विभवांतर नहीं है, तो अब ये V विभवांतर स्थापित या इसमें इंक्लूड करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखो, माना मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m का द्रव्यमान m है, तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल, तब उस पर लगने वाला वैद्युत बल। देखिए स्टूडेंट्स, वैद्युत बल क्या होता है, F बराबर QE होता है ना, ये लीजिए वो कर लीजिए। तो F बराबर क्या, Q की जगह क्या रखिए E, और ये ठीक है, माइनस E भी रख सकते हैं, तो ये, और अब F बराबर M में यहाँ रख दीजिए। यदि ये लो, यदि लगने वाला वैद्युत बल F, यदि इस बल के कारण, यदि इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण क्या है, A है, तब तो F की जगह क्या रख दो, MA इक्वल टू EE। माइनस की लगाओ ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ये तो दिशा रिप्रेजेंट करेगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, एक्सीलरेशन निकालेंगे, A इक्वल टू EE अपॉन M। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग सर ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसकी गति लगानी। ठीक है, इसकी गति कैसी गति है, त्वरित गति है, और त्वरित गति के लिए क्या लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने देखा होगा हर समीकरण में क्या है, त्वरण है। जैसे गति के प्रथम समीकरण के v बराबर u प्लस at, ठीक है ना, ये है ना, तो ये a हमने इसलिए निकाल दिया। ठीक, अब बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझिए, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन से धनायनों से टकराते हुए चलते हैं, तो लिखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन धन आयनों से टकराते हुए चलते हैं, धन आयनों से टकराते हुए चलते हैं, ठीक है। दो क्रमागत टक्करों के बीच ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग शून्य तथा अंतिम वेग क्रमशः, समझिए। देखो स्टूडेंट्स, यहां से चला, ये यहां से चलो, यहां जैसे टक्कर लगी, अब
जैसे इसकी यहाँ टक्कर लगी, ठीक है ना, ये टकराता हुआ आ रहा है, हमने अपनी घड़ी शुरू की, जैसे ये टकराया, जैसे ही टकराया तो ये गिरा। जब ये गिरेगा यानी थोड़ी क्षण भर के लिए रुकेगा तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा, और फिर ये चलेगा क्योंकि इस पे बल लग रहा है, ठीक है। अब ये इसका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, यहाँ जस्ट टकराने से पहले यानी कि अंतिम वेग यहाँ मान लिया कितना है, v1, ठीक है। अब ये फिर यहाँ टकराया, अंतिम वेग 0 हुआ, सॉरी प्रारंभिक वेग 0 हुआ, फिर यहाँ से चला, यहाँ पर v1 हो गया, सॉरी v2 हो गया, यहाँ पर v3 हो गया, तो ऐसे, ठीक। आप देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे देख लीजिए और बहुत अच्छी तरह समझिए। ये सड़क है, ये आपके बीच में पत्थर है, ठीक है, ये लीजिए, आप साइकिल पर है, ठीक है, आप साइकिल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ टकराए, जैसे ही टकराए हमने घड़ी शुरू की स्टार्ट, तो जैसे ही आप टकराए वो समय आपका वेग क्या है, 0 है, आप तैयार है, ठीक है। अब ये देखिए आपने स्पीड बढ़ाई, पेंडल लगाते गए तेजी से, तो यहाँ पर वेग कितना है, 0, और यहाँ पर वेग कितना हो गया, v1, ठीक है। अब फिर टकरा गए, जैसे आपका v1 वेग होगा फिर टकरा गए, टकराते के साथ ही आपका क्या होगा, वेग 0 हो गया, फिर अगले आगे बढ़े, ये लो यहाँ पर वेग कितना हो गया, v2 हो गया, ये क्या होगा, फिर 0 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका वेग यहाँ पर v3 हो गया। तो ये क्रम से वेग, अंतिम वेग क्रम से कितना है, अंतिम वेग क्रम से माना v1, v2, v3 है, ठीक है, आदि है, ठीक है, v3 है। इन तथा ये भी तथा कर्मागत टक्करों के बीच लिया गया समय तथा कर्मागत टक्करों के बीच लिया गया समय क्रम से क्या है, टो1, देखो पिछले टो1, जिसे लिया गया समय, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रांति काल, लिया गया समय, मैं भी लिख भी देता हूं, लिया गया समय श्रांति काल, इसे क्या बोलते हैं, श्रांति काल। टो1, टो2, टो3 है, ठीक है। तो इन जो ये अंतिम वेग है, इन वेगों का औसत ही उसका अनुगमन वेग होगा। इन वेगों का माध्य या औसत वेग ही इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। वेग होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगा। तो अब करते आते अनुगमन वेग क्या होगा, वीडी होगा। तो करिए, तो वीडी इक्वल टू, देखो कैसे, यानी कि स्टूडेंट्स v1 प्लस v2 प्लस v3, ठीक है, अपॉन कितने हैं ये स्टूडेंट्स, कितने हमारे n है, हमने n टक्करों का समय लिया है ना, n है vn, बढ़ देते हैं, बात है n टक्करों का औसत, n टक्कर में लिख देता हूँ, मतलब n टक्करों का औसत, है ना। तो किसे, अब औसत कैसे लेते हैं स्टूडेंट्स, औसत हम ऐसे लेते हैं कि जितने होते हैं उतनी फिजिकल राशियों से हम इसे क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग दीजिए, ये लीजिए, तो कितनी है ये, कितनी संख्या, 1 2 3, अब देखिए इक्वल टू, बस ये डिफिकल्ट। अब गति की समीकरण लगाइए, v बराबर u a t, ठीक है, क्योंकि जिस गति में त्वरण होता है उसमें क्या लगती है, गति की समीकरण लगती है। तो लगाइए, तो v1 की जगह स्टूडेंट देखो गति की प्रथम समीकरण से u1 प्लस a t1 प्लस v2 की जगह u2, समीकरण लिख रहे हैं हम, a t2 प्लस u3 a t3 n तक, बस n तक लिख दीजिए।
करना चाहो और कर लीजिए। कैसे आएगा, यू एन प्लस ए डी एन, कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स, अपॉन नीचे एन है गति की प्रथम समीकरण से। ठीक, यहां लिख सकते हो गति की प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए डी, ये होती है। कीजिए ये स्टूडेंट्स मैंने छोड़ा हुआ है, जिससे कि आपको बाद में मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी इसकी। अब वैल्यू पुट अप कीजिए। प्रारंभिक वेग क्या है, देखो स्टूडेंट्स, हर एक टक्कर में दो कर्मकर टक्करों के बीच प्रारंभिक कितना है, 0 है, ये रहा 0। ठीक है, तो यहाँ तो प्रारंभिक वेग कितना है स्टूडेंट्स, 0। ये रख दिया 0 प्लस ये वाला चिन्ह रख दिया a। अभी t1 समय कितना है इसमें, τ1, प्लस ये वाला चिन्ह u2 0 प्लस a समय इसमें τ2 प्लस प्रारंभिक वेग सबका 0 प्लस a τ3, ये 0 प्लस a τ है। ठीक है, अपॉन नीचे तो n है ही। अब देखिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसमें a कॉमन ले सकते हैं, 0 तो 0 है, तो a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, a τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 τn अपॉन। ठीक है, अब इस a की वैल्यू यहां से रख दीजिए। ठीक है, a की वैल्यू कहां से रख दीजिए, समीकरण से लो। a इक्वल टू समीकरण पहले से, तो a इक्वल टू क्या है हमारा, मैं देता हूं, हर चीज का डिस्क्रिप्शन यहाँ चूंकि है ना। इस a की वैल्यू रखिए e अपॉन और स्टूडेंट्स ये क्या है, देखो ये समय का माध्य काल, तो इसे e लीजिए। ठीक है, जहां टॉप क्या होगा स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, देखो जहां टॉप किसके लिखा, भाई ये समय का औसत है, भाई जितने समय उतने सेकंड से भागे, तो ये कह रहा था, जहां बहुत ध्यान से, टॉप माध्य श्रांति काल, माध्य श्रांति काल, माध्य श्रांति काल। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स आ गया हमारा। अब इस वीडी की वैल्यू किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दीजिए। यह वीडी का यह मान समीकरण 1 में रखने का। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट से रखते हैं समीकरण 1 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए रखते हैं समीकरण 1 क्या थे, I बराबर एन ई ए वी डी, ये थी समीकरण 1। रखिए वैल्यू, तो कितना वी डी का मान I इज इक्वल टू एन ई ए, क्या वी डी का मान स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम, और ये बस स्टूडेंट्स। हमें तो क्या लाना है इसमें, हमें स्टूडेंट्स ये सिद्ध करना है v अपॉन आई क्या होना चाहिए, नियत। ठीक है ना, तो इसमें i तो है, अभी v नहीं है। ठीक है, v कहां छिपा हुआ है, इस e में। ठीक है, तो देखिए चूंकि e बराबर कितना हो जाएगा, v अपॉन l। देखो भाई इसके चालक के स्रोत के बीच विभवांतर कितना है, v है, और ये कितना है, ये e है, तो कितना होगा, e अपॉन l है ना, e तथा उसमें, तो e बराबर v अपॉन l। तो रखिए i इज इक्वल टू n e स्क्वायर, इस e की और इस e की गुना e स्क्वायर हो गया a। ठीक, अब इस e की जगह क्या रख दे, v अपॉन m, और ये n, और ये तो देख लीजिए कुछ छोटा तो नहीं। तो देखिए सॉरी स्टूडेंट्स, ये n है, n रख दिया, ये e और ये e स्क्वायर हो गया, ये a रख दिया, इस e की जगह रख दिया v अपॉन n, ये रहा v अपॉन n, m ये रहा टो, ये होगा। हमें क्या सिद्ध करना है, v अपॉन a, यानी कि अब इसको इस तरह पक्षांतर करना है v अपॉन i। ठीक, तो कीजिए, तो v यानी इस i को इधर ले जाओ, सब इधर, तो आता है v अपॉन i इक्वल टू, बस इसे इधर ले जाओ, तो क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये m अपॉन n
ई स्क्वायर, ठीक है। देखो ये रहा एन ई स्क्वायर, ठीक, ये नीचे जाएंगे ना, एन इधर भी जाएगा, ई स्क्वायर भी इधर जाएगा, ठीक है ना, और ये टो भी नीचे जाएगा, ये नीचे स्टूडेंट। और क्या बचा स्टूडेंट्स, ये ए बचा, क्या बचा स्टूडेंट्स, ये हाँ सॉरी एल इधर जाएगा, तो एल मैंने जानबूझ के स्टूडेंट्स ऐसे लिखा है। बोल ठीक हो गया ना स्टूडेंट्स। भाई आई को इधर ले गए, एम एल को इधर ले गए, देखो ये एम एल और बाकी को सब इधर नीचे आ जाएगा। अब देखिए v अपॉन आई ये आ गया। अब देखिए ओम का नियम हमने पहले लिखा है। अब मैं यदि इतनी राशि को क्या सिद्ध कर दूं, नियत सिद्ध कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ओम का नियम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख करते हैं कैसे सिद्ध करते हैं, देखो बहुत ध्यान से। n क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। n क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E आवेश है, τ श्रांति काल है। देखिए m इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। कब नहीं बदलेगा स्टूडेंट्स, मतलब कौन सी स्थिति, यानी कि यदि मैं इसके सिरों के बीच वोल्टेज बदलूं, भाई जब वोल्टेज बदलेगी तो धारा भी बदलेगी, सिर्फ आपके हाथ में वोल्टेज है। तो यदि मैं वोल्टेज बदलूं, 100 से 200 करूं, 300 करूं, 400 करूं, कुछ भी करूं, 500 करूं, तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान नहीं बदलेगा, अर्थात इसे बदलने पर ये नहीं बदलेगा। n मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगी, ठीक है, क्योंकि मैं उसका पदार्थ का भौतिक अवस्था नहीं बदल रहा। इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं बदलेगा। τ श्रांति काल नहीं बदलेगा। τ श्रांति काल क्या होता है, इस ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। जब मैं इसकी यदि इस चालक की भौतिक अवस्था जब ताप ना बदले, जब ताप नहीं बदलेगा तो इसका श्रांति काल नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि जब यदि इसका ताप नहीं बदलेगा तो ये अपनी जगह रहेंगे, तो ये डिस्टेंस उतनी की उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो ये लीजिए एल भी ना बदले, हम इसकी लंबाई भी ना बदले, इसका क्षेत्रफल भी ना बदले, ठीक। तो देखिए अब मैं ये लिखता हूं, यदि चालक की लंबाई देखो एल है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और क्या यदि चालक की, ये लिखो चालक की, उसी के लिए लिखो, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई एल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, ठीक, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए, ताप, ठीक है, तो ताप से श्रांति काल नहीं बदलेगा, ठीक, ताप न बदले तब, ठीक है, न बदले तब ये m अपॉन n ई स्क्वायर टो l अपॉन a के क्या होगी, तब नियत, तब छोटा न बदले तब राशि है ना, तब राशि नियत होगी, तब ये राशि क्या होगी, नियत होगी, जिसे वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। भाई हमने इस नियत को आर तो कहा था, इसको हमने आर दे दिया, जिसे वैद्युत प्रतिरोध आर है ना, आर यानी m अपॉन n ई स्क्वायर टो l अपॉन a कहते हैं, ठीक है। अतः देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अतः v अपॉन आई लिखो, अतः v अपॉन आई बराबर, इसकी जगह क्या लिख दूँ, r, और r क्या होगा, ये नियत, ठीक है, यही ओम का नियम। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये प्रूफ हो गया। एक बात का ध्यान स्टूडेंट्स होगा, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, ये बात रखना, कभी कभी देखिए कंपटीशन में आता है कि निम्न में से ओम का नियम कौन सा है। नंबर 1 विकल्प के लिए देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसे मिटा देता हूं, आपको अपना ये यहां तक करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स देखो, ये r बराबर, अभी मैं दूसरा वो करा रहा हूं एक, तो इसे आप करेंगे। एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आता है विकल्प के लिए, मैं तैयार कराता हूं, क्योंकि यहां पर निम्न में से ओम का क्वेश्चन विकल्प है ना, निम्न में से
कोण ओम के नियम का सही रूप है। नंबर 1 V इक्वल टू आई आर। नंबर 2 V अपॉन आई बराबर नियत। नंबर 3 V अपॉन आई बराबर आर। और नंबर 4 आई अपॉन वी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नियम कौन सा होगा, देखो कौन सा सही होगा नियम। ये तो केवल रिलेशन बताता है, ये संबंध बताता है V अपॉन आई। ये ओम का नियम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आर को क्या क्या नाम प्रसिद्ध कर दें, नियत ना कर दे। ठीक है, तो ये V अपॉन आई क्या है, नियत है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंपटीशन में सवाल आते हैं, तो इसका ये सवाल डीपली नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी स्टूडेंट्स, तो इसलिए मैंने इसमें ओम के नियम का सत्यापन किया। तो इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिए स्टूडेंट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।